हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स। और मैं हूं गौरांग और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर। ठीक है, इससे पहले हमने इस चैप्टर की आपको मैंने एक वीडियो और बनाई थी, दो वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। ठीक है, हमने लास्ट टॉपिक मेजर क्रॉप्स भी पढ़ लिया था और हमने इस चैप्टर का हमने एक लास्ट टॉपिक छोड़ा था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज के सेशन में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, और बाकी अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो ये ठीक है जो इससे पहले आई थी वीडियो, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे जाकर उन वीडियो को देख सकेंगे जहाँ पे आपको हमारी सारी क्लासेस की वीडियो अवेलेबल मिलेंगी, क्लास 6 to 12 सारी की सारी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके साथ हमारे इस टॉपिक की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। Agricultural development refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. Agricultural डेवलपमेंट क्या है? ठीक है, ये आपकी यहाँ पर थोड़ी बहुत डेफिनेशन टाइप में मिलती है, इसे अंडरलाइन करिए। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या है? एक कुछ ऐसे एफर्ट्स हैं जो हम बनाते हैं किसे क्या चीज करने के लिए, अपना जो ग्रोइंग डिमांड है, मतलब अपनी जो क्रॉप प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, फार्म प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं उसे ग्रोथ करने के लिए, क्या करने के लिए? ग्रो करने के लिए, ताकि जो हमारे इंडिया में, हमारे पूरे कंट्री में ग्रोइंग डिमांड है, मतलब जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती आ रही उसी तरीके से हमारी फूड की जो डिमांड है वो बढ़ती आ रही है। और उस डिमांड को हैंडल करने के लिए हमने क्या किए हैं, हम कुछ ऐसे एफर्ट्स करते हैं ताकि हम अपना फार्म प्रोडक्शन बढ़ा सकें, ताकि जो हमारी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती आ रही है उसे खाना खिला सकें। उस पूरी प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहते हैं। This can be achieved in many ways such as increasing the cropped area, the number of crops grown, improving irrigation facilities, use of fertilizers and high yielding variety of seeds। हम इस चीज तक पहुंच सकते हैं किस तरीके से? हम कई तरीके कर सकते हैं, जैसे कि हमने जो क्रॉप, जिस एरिया में हम क्रॉप ग्रो कर रहे थे, जो हमारा फार्म एरिया था, हम उसे बढ़ा सकते हैं। या फिर जो क्रॉप्स हम नन्हे से एरिया में ग्रो कर रहे थे उस एरिया में ही हम ज्यादा क्रॉप्स अगर ग्रो कर सकें तो उन्हें ग्रो कर सकते हैं। या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज को सही तरीके से कर सकते हैं ताकि हमारा पौधा सूख के मरे नहीं। ठीक है, और हम फर्टिलाइजर्स और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जो अच्छे टाइप के सीड्स आते हैं, हम उनका यूज कर सकते हैं और फर्टिलाइजर्स का भी सही अमाउंट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एक्सपेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और अगर हम बात करें और कुछ ऐसे जो हमारे साइंस रिलेटेड टॉपिक्स हों, तो जो मैकेनिज्म है, मैकेनाइजेशन, ये क्या है? ये एक अनदर एक ऐसा टॉपिक हो सकता है, और इस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को कोई और साइड हो सकती है जिससे हम क्या कह सकते हैं, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कह सकते हैं। जो भी हमारा एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का कोई और रास्ता हो सकता है। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। लेकिन हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो एम है, मेन अल्टीमेट एम है, वो क्या है? हमारी फूड की सिक्योरिटी को बढ़ाना और हमारे फूड को सेव करना है, वो खाने लायक बनाना। कोई उसमें अगर फर्टिलाइजर डाला है तो वो हमारी बॉडी को नुकसान ना करे। उस एम को हम क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का ही एम है अब हमारी फूड की सिक्योरिटी को बढ़ाने का। एग्रीकल्चर इज डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है हमारे अलग अलग प्लेसेस में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, अलग अलग जगह डेवलप हो चुका है। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशंस यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर where crops are grown on small holdings mostly for subsistence। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर हमारा अलग अलग प्लेसेस पर क्या हुआ है? डेवलप हुआ है अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि हमारा भी एक डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं जिनमें ज्यादा पॉपुलेशन है, वो क्या करते हैं? वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर को ज्यादातर प्रैक्टिस करते हैं। वे क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमारी जो क्रॉप्स होती हैं ज्यादातर स्मॉल होल्डिंग्स पर ग्रो होती हैं, छोटी छोटी होल्डिंग्स पर, मिलने के लिए उनके सब्सिस्टेंस के लिए। ठीक है, large holdings are most suitable for commercial agriculture as in USA, Canada and Australia। और अगर हम बात करें तो जो बहुत बड़े बड़े कंट्रीज हैं, डेवलप्ड हैं, ठीक है, उन कंट्रीज में ज्यादातर क्या होता है? लार्जर होल्डिंग्स करके रखते हैं फार्मर्स वगैरह। मतलब आप समझिए यहाँ के जो किसान हैं वो थोड़े लो
हम उन्हें कह सकते हैं लो फैमिली से आते हैं, बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर वहीं हम यूएसए से बात करें तो वहीं पे जो फार्मर्स होंगे वो इतनी अच्छी उससे वो करेंगे बिलोंग कि मतलब यहाँ के फार्मर्स अगर काम करते हुए नजर आ रहे हैं हमें, तो वहां के फार्मर्स हमें एक सिंहासन पर बैठे हुए नजर आएंगे जो ऑर्डर चला रहे होंगे। मतलब इस तरीके का वहां पे हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो लार्ज होल्डिंग्स वहां पे क्या होता है, मेनली हम कॉमर्शियल एग्रीकल्चर फॉलो करते हैं वहां पे, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पर लोग। विद द हेल्प ऑफ टू केस स्टडीज ऑफ फार्म्स, वन फ्रॉम इंडिया एंड अदर फ्रॉम द यूएसए, लेट अस अंडरस्टैंड द अबाउट एग्रीकल्चर व्हाई इन द डेवलपिंग एंड द डेवलप्ड कंट्री। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम ये दो केस स्टडी पढ़ेंगे जिसमें हम यूएसए और इंडिया के फार्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें एक इंडिया है जो अभी डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलप हो रहा है, और हमारा एक यूएसए है जो डेवलप कंट्री है, जो डेवलप हो चुका है। इनमें और इनके फार्म्स में कितना डिफरेंस होता है, हम इनके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सब टॉपिक एक फार्म इन इंडिया, इंडिया में किस तरीके का फार्म होता है। ठीक है, अब हमें केस स्टडी से समझते हैं इसे। देयर इज ए स्मॉल विलेज, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा विलेज है। कौन सा, आदिलाबाद। कौन सा, आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक छोटा सा विलेज है आदिलाबाद, कहाँ पे, ठीक है, गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मुन्ना लाल इज ए स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज हु वॉज फार्मलैंड ऑफ अबाउट 1.5 हेक्टेयर्स। ठीक है, एक मुन्ना लाल है, वो एक छोटे से फार्मर है विलेज में, जिनके पास एक फार्म लैंड है। कितने हेक्टेयर का, 1.5 हेक्टेयर का उनके पास एक फार्म लैंड है। हिज हाउस इज इन द मेन विलेज। अगर हम बात करें उसके घर की, तो उसका लैंड, जो फार्म लैंड है वो थोड़ा अलग है, और जो उसका घर है वो मेन विलेज में है, जो अलग जगह पर पड़ता है। ही परचेजेस हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर। उसका जो घर है वो एक मेन विलेज में है, और वो हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स को लेता है। मतलब ज्यादा जो सीड्स, ज्यादा प्लांट्स देते हैं, ज्यादा अच्छी उन्हें क्रॉप्स देते हैं, वो उस टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करता है, और उन्हीं मार्केट से खरीद के लाता है हर साल, एवरी अल्टरनेट ईयर। द लैंड इज फर्टाइल एंड इट ग्रोज एट लीस्ट 2 क्रॉप्स इन a year which are normally wheat or rice and the pulses। ठीक है, अगर हम बात करें तो वो फार्मर क्या करता है, वो नॉर्मली 2 क्रॉप्स ग्रो करता है, एटलीस्ट 2 क्रॉप्स ग्रो कर ही लेता है वो पूरे साल में, जो उसमें नॉर्मली या तो वो व्हीट ग्रो करता है या राइस ग्रो करता है, और उसके साथ साथ पल्सेस ग्रो करता है। The farmer take advice of his friends and elders as well as the government agriculture officials regarding farming practices। और जब उसे कोई एडवाइस चाहिए होती है, जब उसे कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो वो किसकी हेल्प लेता है, वो किसकी हेल्प लेता है, वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेता है, एल्डर्स की हेल्प लेता है जो उसके बड़े होते हैं घर में। ठीक है, और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिशियल्स की हेल्प लेता है ज्यादातर फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बारे में। ये होता है हमारे फार्म इन इंडिया। मतलब अब आप देखिए हमारे फार्म इन इंडिया में किस तरीके से ज्यादातर फार्मर्स काम करते हैं। ठीक है, सभी नहीं, ज्यादातर फार्मर्स की यहाँ पे बात हो रही है। ऐसे नहीं है कि कई फार्मर्स ऐसे भी होते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग करते हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े उससे आते हैं, जैसे कि कई बार यूएसए में भी हमने देखा, यूएसए में भी हम पढ़ेंगे। तो कुछ फार्मर्स आपको इंडिया में ऐसे भी मिलेंगे, लेकिन इंडिया में हम बेसिकली ज्यादातर फार्मर्स की बात करें तो वो इसी तरीके से फार्मिंग करते हैं। ठीक है, ही टेक्स ए ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लोइंग द हिज फील्ड। वो क्या करता है फार्मर, वो एक ट्रैक्टर वगैरह रेंट पे लेता है, और उस फील्ड को प्लोइंग करने के लिए, प्लोइंग मतलब हिंदी में आपने पढ़ा होगा जोतना, और साइंस में भी आपने प्लोइंग वगैरह के बारे में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में, क्रॉप प्रोडक्शन में। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन में। सो वो क्या करता है, वो एक ट्रैक्टर रेंट पे लेता है अपनी फील्ड को प्लो करने के लिए, और उसके कुछ फ्रेंड्स अभी भी कुछ ट्रेडिशनल टूल्स यूज करते हैं उसे प्लो करने के लिए, जैसे कि बुलॉक्स वगैरह हो गई। ठीक है, जैसे कि आपको इस फार्मर प्लोइंग ऑफ फील्ड में दिखाया। ये जो मुन्ना लाल है ये तो वैसे ट्रैक्टर यूज करता है, लेकिन इसके देखिए कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी भी इसी टाइप के मेथड्स यूज करते हैं प्लोइंग करने के लिए। देयर इज ए ट्यूबवेल। ठीक है, वहीं आसपास एक ट्यूबवेल है। क्या है, एक ट्यूबवेल है। ठीक है, ठीक है, चलिए। देयर इज ए ट्यूबवेल इन द नियर बाय फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरिगेट हिज फील्ड। ठीक है, अब उसी के फील्ड के पास एक ट्यूबवेल भी है नियर बाय, जो उसे वो उसे भी उसने रेंट पे ले रखा है, जिससे वो किस चीज के लिए यूज करता है, अपनी फील्ड को इरिगेट करने के लिए यूज करता है। ठीक है, इरिगेशन के लिए अपनी फील्ड के लिए यूज वो करता है। मुन्ना लाल
हैज ऑल्सो 2 बफेलोज एंड ए फ्यू हेन्स। मुन्ना लाल के पास 2 बफेलो और कुछ हैंस भी हैं, मतलब उसके पास कुछ 2 बफेलो हैं और कुछ हैंस भी हैं उसके पास, मुन्ना लाल के पास, ठीक है। ही सेल्स मिल्क इन कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन्स। वो क्या करता है, वो जो बफेलोज मिल्क देती हैं वो उस मिल्क को बेचता है कोऑपरेटिव स्टोर्स में जो उसके नियर बाय टाउन के आसपास, मतलब टाउन के आसपास उसके नियर बाय प्रेजेंट होते हैं। He is a member of the cooperative society which also advises him on the type of food for his animals। वो क्या है, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी है जो क्या एडवाइस करती है, उसे फूडर को एडवाइस करती है कि उसे किस टाइप का फूडर यूज करना चाहिए उसे अपने एनिमल्स को खिलाने के लिए, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स कुछ ऐसे प्रेफर करती हैं कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ लाइव स्टॉक एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो लोग कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स भी देते हैं जो लाइव स्टॉक की हेल्थ को मेंटेन और प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को भी प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं, ठीक है। ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज। अगर हम बात करें तो जितने भी फार्मर्स हैं उसके, जितने भी मेंबर्स हैं उसकी फैमिली में, वो क्या करते हैं, वो ना अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, फार्म एक्टिविटीज को बढ़ावा देने में। Sometimes he takes credit from a bank or the agriculture cooperative society to buy HYB seeds and implements, ठीक है। वो क्या करता है, कई बार लोन वगैरह लेता है, क्रेडिट वगैरह लेता है बैंक से और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से, या फिर ताकि वो क्या बाय कर सके, वो HYB सीड्स बाय कर सके और इम्प्लीमेंट्स को बाय कर सके। He sells his produce in मंडी located in the nearby town। और वो उस प्रोड्यूस को कहाँ पे बेच देता है, मंडी में बेच देता है जो उसके नियर बाय टाउन में आसपास प्रेजेंट होते हैं। Since majority of the farmers do not have large storage facilities, लेकिन इन फार्मर्स के पास क्या नहीं होती, ये छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं इनके पास अपनी बड़ी बड़ी स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं होती, ये लैक करते हैं उसे। सो दे आर फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस इवन बाय व्हेन द मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम। लेकिन उन्हें तब भी उसे सोल्ड करना पड़ जाता है अगर फार्मर भले ही मतलब वो मार्केट उनके लिए फेवरेबल ना, वो मार्केट में सेल ना करना चाहते हो, मार्केट से उन्हें और नुकसान हो रहा हो मार्केट में बेचने से, लेकिन तब भी उन्हें उसे सेल करना पड़ जाता है क्योंकि उनके पास स्टोरिंग फैसिलिटीज नहीं होती हैं। In recent years, the government has taken some steps to develop storage facility। और कुछ ही इन सालों में क्या किया है गवर्नमेंट ने, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए ताकि वो स्टोरेज फैसिलिटीज को बढ़ावा दे सके और उन्हें डेवलप करवा सके, ठीक है। अब ये आपको फिगर 3.15 में एक एग्रीकल्चर फील्ड दिखाई गई है इंडिया में, ठीक है। अब आता है हमारे एक फार्म इन यूएसए। एक यूएसए में हमारा किस तरीके का फार्म होता है अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा एक फार्म इन इंडिया था, देखिए एग्रीकल्चर फील्ड इन इंडिया, और ये हमारे एक यूएसए का फार्म है, ठीक है। अब हम इसके बारे में भी एक छोटी सी केस स्टडी पढ़ लेते हैं। ये हमने अभी तक इंडिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है। यूएसए, अब यूएसए हमारा क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। बहुत बड़ा भी है, छोटा भी नहीं है। द एवरेज साइज ऑफ ए फार्म इन द यूएसए इज मच लार्जर दैट ऑफ एन इंडियन फार्म। हमारा इंडियन फार्म में हमने पढ़ा था 1.5 हेक्टेयर का जो एवरेज एरिया होता है एक फार्म का, लेकिन अगर हम बात करें एक टाइपिकल फार्म साइज की यूएसए में तो वो अराउंड 250 हेक्टेयर्स होता है, मतलब समझ रहे 250 हेक्टेयर्स, और इंडिया में 1.5 हेक्टेयर्स। द फार्मर जनरली रेसिड्स इन द फार्म, जो फार्म होता है जनरली वो फार्म में ही अंदर रहता है, ठीक है। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स आर ग्रोन आर कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन, शुगर बीट। जो जनरली क्रॉप्स मेजर क्रॉप्स ग्रो होती हैं हमारे फार्म इन यूएसए में कौन सी ग्रो होती हैं, एक तो कॉर्न ग्रो होता है, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन और शुगर बीट सबसे ज्यादा ग्रो होती हैं। जो हॉल्डन ए फार्मर इन द मिडवेस्ट यूएसए इन द लोअर स्टेट ओन्स अबाउट 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। अब यहाँ से हमारे एक फार्मर आ जाते हैं जो कहाँ पे रहते हैं, मिड वेस्ट यूएसए में रहते हैं, लोअर स्टेट में, कौन सी स्टेट में, लोअर स्टेट में, जो और उनके पास एक क्या है 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, मतलब उनके पास 300 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है। He grow corns on its field after making sure that the soil and water resources meet their needs of this crop। वो क्या करते हैं, वो उस फील्ड में क्रॉप ग्रो करते हैं, कौन सी क्रॉप ग्रो करते हैं, कॉर्न ग्रो करते हैं, ठीक है पहले। लेकिन कॉर्न ग्रो करने से वो क्या चेक करते हैं, वो पहले ये इंश्योर करते हैं जो उनकी जो क्रॉप है, जो उनका फार्म है, मतलब उसमें प्रेफरेबल न्यूट्रिशन, मतलब सफिशिएंट न्यूट्रिशन और सफिशिएंट टाइप ऑफ सॉइल, वाटर रिसोर्सेज वगैरह सब उनके अवेलेबल हैं हमारी क्रॉप के हिसाब से, ठीक है। तो वो कॉर्न ग्रो करते हैं। एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट दैट कैन डैमेज द क्रॉप। वो कुछ ऐसे मेजर्स लेके चलते हैं, एडिक्वेट मेजर्स मतलब सफिशिएंट मेजर्स वो उस टाइप के लेके चलते हैं
ताकि अगर कोई पेस्ट लग भी जाए तो वो क्रॉप को खराब ना कर सके और वो उसे पहले ही खत्म कर दें। From time to time, he sends the soil samples to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. वो क्या करते हैं, वो कुछ टाइम में अपने सॉइल के सैंपल्स निकाल के किसे भेजते रहते हैं, वो एक टेस्टिंग लेबोरेटरी, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी को भेजते रहते हैं, जिससे वो क्या चेक करती हैं, वहां पे वो लोग चेक करते हैं कि जो न्यूट्रिशन अवेलेबल है उसमें वो मतलब वो असफिशिएंट है या फिर कम है, या फिर उस सॉइल में कमी है न्यूट्रिशन की। द रिजल्ट हेल्प्स जो हॉर्न टू प्लान ए साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम। इस रिजल्ट ने क्या हेल्प करा जो हॉर्न को, ताकि वो एक साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम बना सकें। His computer is linked to the satellite which gives him a precise picture of his field। ठीक है, उन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर सैटेलाइट से कनेक्ट किया जो सैटेलाइट उनके जो पिक्चर थी उनकी फील्ड की, उन्हें ऊपर से ही बहुत उस फील्ड की पिक्चर को खींचती है और उन्हें प्रोवाइड करवाती है। This helps him to use chemical fertilizers and pesticides whenever they are required। ठीक है, wherever they are required। और ये क्या हेल्प करता है, ये उन फार्मर्स को हेल्प करता है कि जहाँ पे भी उन्हें पेस्टिसाइड्स की नीड पड़ती है, किसकी नीड पड़ती है, पेस्टिसाइड्स की नीड पड़ती है, वहां पे वो लोग क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की नीड पड़ती है, वहां पे वो लोग उसी टाइम सही समय पर क्या डाल सकें, वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को डाल सकें। ये हमारी फिगर 3.17 है जिसमें हमारी पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया जा रहा है। ठीक है, और हमारी फिगर 3.18 है जिसमें हमारी यूएसए में मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग होती है यूएसए में। ठीक है, हमारे इंडिया में आज भी आपको कई लोग क्या करते हुए दिखाई देंगे, कई लोग आपको हाथों से मैनुअल कटिंग करते हुए दिखाई देंगे कई लोग, लेकिन यूएसए में ज्यादातर 99 मतलब आप कहेंगे 3/4 जो फार्मर्स होते हैं, बल्कि आप अगर आप फुल भी कहें तो फुल भी आप कह सकते हैं, वो मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग यूज करते हैं यूएसए में। ठीक है, ठीक है। He used tractors, seed drills, levelers and combined harvester and thresher to perform various agriculture operations। वो लोग क्या करते हैं, वो ट्रैक्टर्स को यूज करते हैं, सीड ड्रिल, लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर और थ्रेशर को यूज करते हैं वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। एक ग्रेन्स आर स्टोर इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज। और जितनी भी ग्रेन्स होती हैं वो सब कहाँ स्टोर की जाती हैं, वो ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में, मतलब ऑटोमेटेड जगह स्टोर की जाती हैं और डिस्पैच कर दी जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये मार्केट एजेंसीज के पहले उन्हें स्टोर किया जाता है ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में, और फिर क्या किया जाता है, फिर उन्हें मार्केट एजेंसीज में डिस्पैच किया जाता है। द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक ए बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक ए पीजेंट फार्मर। अगर हम फार्मर की बात करें यूएसए में तो एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है एक पीजेंट फार्मर की जगह। अगर हम इंडिया में बात करें तो हमारे जो फार्मर है वो पीजेंट की तरह काम करते हैं, जैसे पता नहीं बहुत ज्यादा क्या हो, वो रिच नहीं है। लेकिन अगर वह यूएसए की बात करें तो वहां पे वो लोग इतने अच्छे से रहते हैं कि वहां पे तो वो, अगर हम नॉर्मल लोगों की बात करें तो फर्स्ट क्वालिटी लोग कहलाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बिजनेसमैन की तरह वो काम करते हैं। ठीक है, ये था हमारा एक फार्म इन यूएस और फार्म इन इंडिया, इंडिया और यूएसए के फार्म में फर्क। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है हमारा फिनिश। इस चैप्टर में हमने कई चीजें पढ़ी एग्रीकल्चर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव ए नाइस डे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।